चैप्टर 36 श्रोडिंगर्स कैट। कल्पना कीजिए, एक बंद डिब्बा है जिसमें एक बिल्ली, एक रेडियो एक्टिव कण और एक जहर की शीशी रखी गई है। अगर कण विघटित होता है, जहर छूटता है, बिल्ली मरती है। अगर नहीं होता, बिल्ली जिंदा रहती है। अब सवाल है, जब तक आप डिब्बा नहीं खोलते, बिल्ली जिंदा है या मरी? यही है श्रोडिंगर्स कैट। क्वांटम थ्योरी कहती है कि जब तक हम देख नहीं लेते, वह कण दोनों अवस्थाओं में एक साथ होता है, विघटित और अविघटित। तो बिल्ली भी होती है, जिंदा और मरी, एक ही समय में। सुपरपोजिशन। क्वांटम वर्ल्ड में चीजें एक से ज्यादा स्थिति में एक साथ हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं, आपका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, उस स्थिति को फिक्स कर देता है। यानी वास्तविकता देखने से पहले अधूरी होती है। ये क्यों मायने रखता है? श्रोडिंगर का ये गेडांकन एक्सपेरिमेंट, कल्पना प्रयोग, हमें दिखाता है कि हमारी वास्तविकता हमारे देखने से बदलती है। ये सच वह नहीं जो है, बल्कि जो देखा गया है। निष्कर्ष, श्रोडिंगर्स कैट एक बिल्ली से कहीं ज्यादा है। यह चेतना, यथार्थ और अनिश्चितता पर सवाल उठाती है। क्या हम अपने ब्रह्मांड को बनाते हैं जैसे ही हम उसे देखते हैं, या शायद हम केवल उस डिब्बे को खोलने वाले हाथ हैं जिसमें सच खुद को छुपाकर बैठा है? ई चैप्टर 37 द ऑब्जर्वर इफेक्ट। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत ही छोटे कण को देख रहे हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन। आप बस उसे देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वह कहाँ है, कैसे चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस पर नजर डालते हैं, वह अपनी स्थिति और गति बदल देता है। आपने बस देखा और वह बदल गया। यही है द ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कोई भी निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, कण की स्थिति को प्रभावित करता है। यानी आपका देखना ही उसकी सच्चाई को बदल देता है। यह कैसे होता है? क्वांटम स्तर पर सब कुछ अत्यंत संवेदनशील होता है। जब आप किसी कण को मापते हैं, तो आप प्रकाश या कोई अन्य ऊर्जा डालते हैं, जिससे कण की स्थिति बदल जाती है। तो आप जो देखते हैं, वह वही नहीं है जो होता अगर आप नहीं देखते। व्यापक अर्थ में ये विचार सिर्फ भौतिकी तक सीमित नहीं, मानव जीवन में भी। जब कोई जानता है कि उसे देखा जा रहा है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। चाहे वह कैमरा हो, समाज की नजर, या खुद की आत्म जागरूकता, निरीक्षण खुद एक हस्तक्षेप बन जाता है। निष्कर्ष, ऑब्जर्वर इफेक्ट सिखाता है कि देखने भर से यथार्थ बदल जाता है। हम कभी निष्पक्ष दर्शक नहीं हो सकते। हम जहां भी होते हैं, वहां का भाग बन जाते हैं। शायद हमें देखने से पहले यह समझना चाहिए कि हम क्या बदलने वाले हैं। चैप्टर 38 बर्डांस एस। कल्पना कीजिए, एक गधा, डोंकी, दो एक जैसे घास के ढेरों के बीच खड़ा है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक ही दूरी पर है, एक ही ताजगी में। गधा सोचता है, कौन सा ढेर चुनूं? लेकिन दोनों बिल्कुल समान है। किसी एक को चुनने की कोई ठोस वजह नहीं। वह सोचता ही रह जाता है, सोचते सोचते भूखा मर जाता है। यही है बर्डांस एस पैराडॉक्स। जब सभी विकल्प समान प्रतीत हो और कोई निर्णायक कारण न हो, तो निर्णय असंभव हो सकता है। यह सिर्फ मजाक नहीं, यह पैराडॉक्स दिखाता है कि मुक्त इच्छा, फ्री विल और तर्क संगतता, रैशनैलिटी, हमेशा साथ नहीं चलती। अगर आप पूरी तरह तर्क पर चलें और कोई भी विकल्प श्रेष्ठ न हो, तो आप जड़, पैरालाइज्ड हो सकते हैं। आधुनिक जीवन में, आज की दुनिया में, चाहे कैरियर चुनना हो, कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, या रिश्तों का निर्णय लेना हो, हम अक्सर अत्यधिक समान विकल्पों के बीच फंस जाते हैं। और जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतनी ज्यादा उलझन बढ़ती जाती है। निष्कर्ष, बुरिडांस एस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी निर्णय लेने के लिए तर्क से ज्यादा जरूरी है। निर्णय लेना ही। हर निर्णय परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्थिरता मौत है, आंदोलन ही जीवन है। चैप्टर 39 द सेल्फ रेफरेंस पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, एक किताब है जिसका शीर्षक है, इस किताब में हर वाक्य झूठा है। अब आप पहला वाक्य पढ़ते हैं, यह वाक्य झूठा है। अगर वह झूठा है, तो वह सच है। अगर वह सच है, तो वह झूठा है। आप उलझ जाते हैं। यही है सेल्फ रेफरेंस पैराडॉक्स। जब कोई कथन खुद पर ही लागू होता है, तो वह तर्क के चक्र में फंस जाता है। क्लासिक उदाहरण, मैं अभी झूठ बोल रहा हूं। अगर यह सच है,
तो झूठ है, अगर झूठ है तो सच है। यह लायर पैराडॉक्स का मूल रूप है। लेकिन जब इसे सिस्टमों और लॉजिक में लाया जाता है तो ये पूरा ढांचा हिला देता है। कंप्यूटर और लॉजिक में असर सेल्फ रेफरेंस ऐसे लूप्स बनाता है जिनसे बाहर निकलना असंभव होता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी गंभीर जटिलताएं पैदा करता है। निष्कर्ष, सेल्फ रेफरेंस पैराडॉक्स सिखाता है कि भाषा और तर्क भी सीमाओं में बंधे होते हैं। जब कोई चीज खुद को ही परिभाषित करने लगे तो वो अनिश्चितता के समुद्र में डूब जाती है। शायद हर प्रणाली के भीतर एक गहराई है जो खुद को नहीं समझ सकती। चैप्टर 40, द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। कल्पना कीजिए, आपके पास एक हीरा है, शुद्ध, चमकदार, बेशकीमती। दूसरी ओर आपके पास एक गिलास पानी है। अब आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा मूल्यवान है, आप कहेंगे हीरा। लेकिन अगर आप रेगिस्तान में प्यासे हैं और मृत्यु पास है, तब आप कहेंगे मुझे सिर्फ पानी चाहिए, हीरा नहीं। यही है द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। हीरा अनमोल है लेकिन जरूरत के समय बेकार। पानी आम है लेकिन जरूरत के समय जीवनदाता। यह विरोधाभास क्या दर्शाता है? मूल्य दो स्तर पर काम करता है। एक, एक्सचेंज वैल्यू, बाजार में क्या बिकेगा। दो, यूज वैल्यू, असल में किसकी जरूरत है। हीरे का बाजार मूल्य ऊंचा है लेकिन पानी का उपयोग मूल्य अनंत है। एडम स्मिथ का सवाल। महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने सबसे पहले यह प्रश्न उठाया। ऐसी वस्तुएं जिनकी उपयोगिता अत्यधिक है, जैसे पानी, उनकी कीमत बहुत कम क्यों होती है? आधुनिक सीख। यह पैराडॉक्स हमें चेताता है कि हम अक्सर उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जिनका मूल्य सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वे हमेशा उपलब्ध लगती है। निष्कर्ष, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू सिखाता है कि हर मूल्य बाजार से नहीं, हालात और जरूरत से जन्म लेता है। शायद जो सबसे आम है वही सबसे जरूरी है। चैप्टर 41, द क्वाइन पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आप एक वाक्य पढ़ते हैं, yields falsehood when preceded by its quotation। अब अगर आप इस पूरे वाक्य को उद्धरण चिन्हों में डालकर उसी के आगे जोड़ते हैं तो बनता है yields falsehood when preceded by its quotation, yields falsehood when preceded by its quotation। अब सोचिए, यह वाक्य क्या कर रहा है? यही है क्वाइन पैराडॉक्स। यह वाक्य खुद को संदर्भित करता है लेकिन किसी सीधे मैं या यह जैसे शब्द के बिना। यह सेल्फ रेफरेंस का ऐसा रूप है जो खुद को बताकर नहीं बताता, बल्कि संरचना से ही उलझन पैदा करता है। क्यों गहरा है यह? क्वाइन पैराडॉक्स दिखाता है कि भाषा खुद को तोड़ सकती है बिना किसी स्पष्ट त्रुटि के। यह पैराडॉक्स भाषाई सिस्टम की सीमा को उजागर करता है और दर्शाता है कि कभी-कभी तर्क भ्रम के जाल में खुद उलझ जाता है। सेल्फ रेफरेंस 2.0। यह लायर पैराडॉक्स की एक अत्यधिक परिष्कृत, रिफाइंड कड़ी है, जहां कथन खुद को ही प्रश्न बनाता है, पर उसे समझने के लिए आपको उसे ही पहले समझना पड़ता है। निष्कर्ष, क्वाइन पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि भाषा सिर्फ विचार की वाहक नहीं, कभी-कभी विचार की उलझन भी होती है। जब शब्द खुद को ही परिभाषित करने लगते हैं तो सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। चैप्टर 42, द पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट रूम। कल्पना कीजिए, आप एक न्यायालय में हैं जहां एक आरोपी पर आरोप है। इसने अपनी चुप्पी से अपराध कबूल किया है। अब सोचिए, चुप्पी तो एक मौन स्थिति है, क्या वह कबूलनामा हो सकता है? और अगर चुप रहना अपराध का संकेत है, तो बोलना भी क्या अपराध को छिपाना होगा? यह पैराडॉक्स क्यों उभरता है? कानून कहता है आपको खुद को दोषी साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन समाज कहता है अगर तुम चुप हो तो जरूर कुछ छुपा रहे होगे। यही जन्म होता है द पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट रूम। आप जो कहे या न कहे, दोनों आपके खिलाफ जा सकते हैं। कभी कभी आपकी चुप्पी आपके खिलाफ सबसे ज्यादा बोली जाती है। कानून बनाम मनोविज्ञान। कानून तटस्थता को मानता है, लेकिन जज, जूरी और समाज अक्सर चुप्पी को संकेत मान लेते हैं। यहां पर न्याय और धारणा के बीच एक गहरी दरार पैदा हो जाती है। निष्कर्ष, कोर्टरूम पैराडॉक्स हमें दिखाता है कि न्याय केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके न होने से भी उलझ सकता है। क्या चुप्पी सच बोलती है या वह सिर्फ खाली जगह है?
जिसे हम अपने अनुमान से भरते हैं। चैप्टर 43 द पैराडॉक्स ऑफ एनालिसिस। कल्पना कीजिए, आप किसी जटिल विचार को समझाना चाहते हैं। आप कहते हैं, कुर्सी का अर्थ है एक ऐसा उपकरण जिस पर बैठा जा सके। शानदार। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, कुर्सी क्या है, तो आप फिर से वही कहेंगे, जिस पर बैठा जा सके। अब सोचिए, अगर व्याख्या एनालिसिस ठीक वही कह रही है जो मूल शब्द है, तो क्या हमने कुछ नया समझा? यही है द पैराडॉक्स ऑफ एनालिसिस। अगर विश्लेषण एनालिसिस सटीक है, तो वह नया नहीं। अगर वह नया है, तो शायद वह सटीक नहीं। जी.ई. मूर का प्रश्न। दार्शनिक मूर ने यह विरोधाभास उठाया। वह बोले, यदि भाई का अर्थ है एक ही माता पिता से उत्पन्न पुरुष, तो हमने क्या सीखा? अगर यह इतना स्पष्ट था, तो फिर व्याख्या की जरूरत क्यों? समस्या कहाँ है? जब हम किसी चीज का अर्थ बताते हैं, तो हम उसे या तो बिल्कुल वही कह देते हैं, या फिर कुछ नया जोड़ते हैं, जो शायद मूल अर्थ से मेल न खाए। इस विरोधाभास से यह सवाल उठता है, क्या किसी विचार को परिभाषित करना उसे जटिल नहीं बना देता? निष्कर्ष, द पैराडॉक्स ऑफ एनालिसिस दिखाता है कि ज्ञान का विस्तार कभी कभी भ्रम बन सकता है। हम कुछ समझाते हैं, पर जो सच में समझने वाला होता है, वो पहले से ही उसे जानता है। शायद गहरी बातें कहने से नहीं, खामोशी से समझी जाती है। चैप्टर 44 द पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, आज मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। आप कॉफी चुनते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं, क्या ये मेरी मर्जी थी, या ये सब मेरे जैविक, सामाजिक और मानसिक पैटर्न के अनुसार हुआ? यही है द पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल। अगर ब्रह्मांड में हर क्रिया का कारण है, तो हमारे हर निर्णय का भी कोई पूर्व कारण होना चाहिए। तो फिर हम स्वतंत्र कैसे हैं? डिटर्मिनिज्म बनाम ऑटोनोमी। डिटर्मिनिज्म कहता है सब कुछ नियमों और कारणों से तय होता है। फ्री विल कहता है हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर दोनों एक साथ सही है, तो ये तर्क खुद से टकरा जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण कुछ कहते हैं फ्री विल एक इल्यूजन है, हमारे दिमाग की रचना। कुछ कहते हैं हम स्वतंत्र नहीं, पर उत्तरदायी है, क्योंकि हम निर्णय नहीं बना सकते, लेकिन हमें उनके परिणाम भुगतने होते हैं। निष्कर्ष, पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे निर्णय क्या वास्तव में हमारे हैं? क्या आजादी वो है जो हम महसूस करते हैं, या वो जो हम चुन ही नहीं सकते? शायद सच्ची आजादी है इस भ्रम को समझकर जीना। चैप्टर 45 द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी। कल्पना कीजिए, आप 5 साल के थे, मासूम, जिज्ञासु, पूरी तरह अलग सोच वाले। अब आप 25 के हैं। आपके विचार, शरीर, चाहते सब बदल चुकी है। क्या आप वही व्यक्ति है जो तब थे? यही है पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी। अगर सब कुछ बदल गया है, तो मैं अब भी मैं कैसे है? क्या पहचान शरीर से है, या दिमाग से, या स्मृति से? यह कहां उलझाता है? दार्शनिकों का कहना है आइडेंटिटी थ्रू चेंज, यानी हमारी पहचान बनी रहती है, हालांकि हम लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन अगर कुछ भी स्थायी नहीं, तो मैं किस चीज पर टिका है? टेलीपोर्टेशन और क्लोनिंग के उदाहरण। मान लीजिए आपको कॉपी करके किसी और जगह भेज दिया जाए। आपका शरीर, दिमाग, यादें, सब वही। तो असली आप कौन है? जो कॉपी हुआ या जो नष्ट हुआ? निष्कर्ष, द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी बताता है कि हमें एक स्थायी इकाई नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। शायद हम किसी नाम, चेहरे या याद में नहीं, बल्कि अपने बदलावों में जीवित रहते हैं। चैप्टर 46 द पैराडॉक्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। कल्पना कीजिए, आपके किसी करीबी ने आपसे कहा, तुम्हें इस हफ्ते एक दिन सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, लेकिन वो दिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ही रहेगा। अब आप सोचते हैं, अगर रविवार तक कुछ नहीं मिला, तो रविवार को तो मिलेगा ही। लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि रविवार है, तो फिर वो सरप्राइज कैसे हुआ? आप इसी सोच में पूरे हफ्ते लगे रहते हैं, और अंत में शुक्रवार को अचानक वो गिफ्ट आपको मिल जाता है, और आप हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि आपने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी। यही है द पैराडॉक्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। अगर कोई सरप्राइज पहले से पता लग जाए तो वह सरप्राइज नहीं रह जाता, और अगर सरप्राइज नहीं है तो नियम टूट गया। लेकिन गिफ्ट तो फिर भी आया, और वो भी सरप्राइज बनकर। इसमें उलझन क्यों है? ये पैराडॉक्स हमें दिखाता है कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी हमेशा एक दूसरे के समानांतर नहीं चलते। कभी कभी सोचने का अत्यधिक प्रयास सरप्राइज को मार देता है, जबकि सरप्राइज तभी पैदा होता है जब आप उसे नहीं सोचते। निष्कर्ष, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स ये सिखाता है कि हर चीज को तर्क से नहीं समझा जा सकता। कभी कभी अनपेक्षित चीजों में ही सबसे ज्यादा सच्चाई छिपी होती है। चैप्टर 47, द टू एनवलप्स पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो लिफाफे रखे हैं। कहा गया है एक में RSX है, दूसरे में RS2X या RSX2। आप एक चुनते हैं, उसमें 100 रुपए है। अब आप सोचते हैं दूसरे में शायद 200 रुपए होंगे या 50 रुपए। तो औसत निकालते हैं, 50 रुपए प्लस 200 भागे दो, आ 125। 125 बड़ा है 100 रुपया से। तो आप लिफाफा बदलने का सोचते हैं। लेकिन अगर आपने बदल लिया और फिर वही लॉजिक दोहराया, तो आप फिर से बदलना चाहेंगे, और ऐसा कभी खत्म नहीं होगा। यही है डीपर टू एनवलप्स पैराडॉक्स। आपका तर्क हमेशा कहता है कि दूसरे लिफाफे में ज्यादा पैसा है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। मानसिक जाल। ये पैराडॉक्स इस बात को उजागर करता है कि हमारी संभावना पर आधारित सोच कभी कभी हमें अनिश्चितता के चक्र में डाल देती है। हम लाभ की आशा में स्थिर निर्णय नहीं ले पाते। समाधान, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं, तर्क तब गलत हो जाता है जब आप मूल धनराशि की अज्ञातता को अनदेखा कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि 100 रुपए बड़ा है या छोटा, तो आपकी गणना अधूरी है। निष्कर्ष, टू एनवलप्स पैराडॉक्स सिखाता है कि संदेह की गणना अनंत हो सकती है, लेकिन निर्णय लेना फाइनाइट होना चाहिए। शायद सबसे बुद्धिमानी का काम है एक बार चुन लेना और उस पर ठहर जाना। चैप्टर 48, द प्रॉब्लम ऑफ इवल। कल्पना कीजिए, आप मानते हैं कि ईश्वर ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है और ऑल गुड है। लेकिन फिर आप देखते हैं दुनिया में युद्ध, बीमारी, अत्याचार, अन्याय क्यों है? आप सोचते हैं, अगर ईश्वर दयालु है तो बुराई क्यों होने दी? अगर वह शक्तिशाली है तो उसे रोका क्यों नहीं? अगर वह जानता है तो फिर यह सब क्यों हो रहा है? यही है द प्रॉब्लम ऑफ इविल। अगर बुराई मौजूद है तो या तो ईश्वर उसे रोक नहीं सकता, या वह उसे रोकना नहीं चाहता, या फिर वह जानता ही नहीं। और अगर ऐसा है तो ईश्वर पूर्ण कैसे हो सकता है? दार्शनिक संघर्ष। एपिक्यूरस ने यह सवाल हजारों साल पहले उठाया। आज भी यह थियोडिसी, ईश्वर के अस्तित्व का औचित्य का सबसे बड़ा प्रश्न है। संभावित उत्तर, कुछ कहते हैं बुराई की आवश्यकता है अच्छाई को परिभाषित करने के लिए। कुछ मानते हैं यह दुनिया मनुष्यों की स्वतंत्रता, फ्री विल का परिणाम है। कुछ कहते हैं ईश्वर एक बड़ा चित्र देखता है जो हम नहीं देख पाते। निष्कर्ष, द प्रॉब्लम ऑफ इविल न केवल धर्म का प्रश्न है, यह मनुष्य के अनुभव का प्रतिबिंब है। शायद हम बुराई से नहीं डरते, बल्कि इस बात से डरते हैं कि उसका कोई उद्देश्य नहीं। चैप्टर 49, द एक्सपीरियंस मशीन। कल्पना कीजिए, एक वैज्ञानिक आपके सामने एक मशीन लेकर आता है जिसमें आप जुड़ते ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। आप जो चाहे महसूस कर सकते हैं, सफलता, प्यार, प्रसिद्धि, आनंद। लेकिन ध्यान रहे, सब कुछ केवल अनुभव होगा, वास्तविकता नहीं। आप असल में कहीं नहीं जा रहे, बस मशीन में सोए हुए हैं। अब सवाल है, क्या आप उस मशीन में हमेशा के लिए जुड़ना चाहेंगे? यही है द एक्सपीरियंस मशीन। अगर केवल अनुभव ही जरूरी है, तो फिर क्या असलियत का कोई मूल्य नहीं? या फिर क्या हम कुछ और भी चाहते हैं, जैसे कि सच्चाई, प्रामाणिकता और वास्तविक जीवन? रॉबर्ट नोजिक का तर्क। दार्शनिक रॉबर्ट नोजिक ने यह विचार प्रस्तावित किया ताकि यह साबित किया जा सके कि अच्छा जीवन केवल सुखद अनुभव नहीं होता। हम वास्तविकता में जीना चाहते हैं, भले ही वो अनुभव थोड़ा कठिन हो।
सवाल गहरे हैं। क्या खुशी ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, या क्या सत्य के साथ जीना ज्यादा जरूरी है? अगर छोटी खुशी भी उतनी ही सच्ची लगती है, तो क्या वो असली से कम है? निष्कर्ष, एक्सपीरियंस मशीन हमें सिखाती है कि इंसान केवल आनंद नहीं चाहता, बल्कि अर्थ और सच्चाई भी चाहता है। हम असली होना चाहते हैं, भले ही उसमें दर्द क्यों ना हो। चैप्टर 50, द पैराडॉक्स ऑफ द हीप। सोराइट्स पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आपके पास एक रेत का ढेर, हीप, है। अब आप उस ढेर से एक एक रेत का दाना हटाते हैं। जब एक दाना हटता है, तो क्या वो अब भी ढेर है? फिर एक और, फिर एक और। एक समय ऐसा आएगा जब सिर्फ एक दाना बचेगा। क्या अब भी यह ढेर कहलाएगा? अगर एक दाना से फर्क नहीं पड़ता, तो कब फर्क पड़ता है? यही है द पैराडॉक्स ऑफ द हीप। लगातार छोटे बदलाव, जो व्यक्तिगत रूप से महत्वहीन लगते हैं, समूह में एक बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। ये कहाँ लागू होता है? बूढ़ा होना, हर दिन थोड़ा सा झूठ बोलना, बस एक छोटा सा सहन करना, एक बात और, एक दिन और। धीरे धीरे, बिना किसी स्पष्ट बिंदु के, हम पूरी तरह बदल जाते हैं। ये क्या सवाल उठाता है? कहां पर बहुत कम, काफी ज्यादा बन जाता है? क्या बदलाव एकदम होता है, या धीरे धीरे, हमें बिना बताए? निष्कर्ष, द पैराडॉक्स ऑफ द हीप हमें यह सिखाता है कि बड़े परिवर्तन हमेशा अचानक नहीं होते। कभी कभी सिर्फ एक दाना कम करने से कुछ नहीं बदलता, पर 1000 बार वही दोहराएं तो सब कुछ बदल जाता है। चैप्टर 51, द पैराडॉक्स ऑफ टाइम। कल्पना कीजिए, आप समय को पकड़ना चाहते हैं। आप घड़ी की ओर देखते हैं, सुई आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आप अब कहते हैं, वह क्षण अतीत बन चुका होता है। यही है द पैराडॉक्स ऑफ टाइम। वर्तमान कभी रुकता नहीं, भविष्य कभी आता नहीं, अतीत वापस नहीं आता। तो हम वाकई कहाँ हैं? जेनो, ऑगस्टिन और आइंस्टाइन। जीनो ने कहा, समय विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑगस्टिन बोले, मैं जानता हूं समय क्या है, जब तक मुझसे कोई न पूछे। आइंस्टाइन ने समय को स्थान के साथ जोड़ दिया, जिससे वह स्थिर नहीं, लचीला हो गया। समय का अनुभव बनाम समय की गणना। घड़ी कहती है 1 मिनट, लेकिन कभी कभी 1 मिनट एक युग बन जाता है, या पल में बीत जाता है। तो असली समय क्या है, घड़ी का या दिल का? निष्कर्ष, टाइम पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि हम जिस चीज को सबसे ज्यादा पकड़ना चाहते हैं, वही सबसे ज्यादा फिसलती है। शायद समय को समझने की जगह हमें सिर्फ उसे जीना चाहिए। चैप्टर 52, द पैराडॉक्स ऑफ द इम्प्रॉबेबल सर्वाइवर। कल्पना कीजिए, एक हवाई जहाज क्रैश हो जाता है। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, लेकिन एक बच्चा बच जाता है, अकेला। अखबारों में छपता है, चमत्कारी बचाव। लोग कहते हैं, किस्मत, भगवान, मकसद। लेकिन फिर कोई धीरे से पूछता है, अगर वही बच्चा मर जाता, तो क्या आप इसे चमत्कारिक मृत्यु कहते? यही है द पैराडॉक्स ऑफ द इम्प्रोबेबल सर्वाइवर। जब कुछ असंभव घटता है, हम उसे अर्थ देते हैं, लेकिन अगर वही न घटे, तो हम उसे भूल जाते हैं। हम कहते हैं, ये तो होना ही था, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ऐसा नहीं होना भी उतना ही संभावित था। कोइंसिडेंस और मीनिंग। हमारी चेतना लगातार पैटर्न खोजती है, यह सोचकर कि हर घटना के पीछे कोई कारण, कोई संदेश, कोई उद्देश्य है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या शायद हम केवल बचे हुए डेटा देख रहे हैं, जो हमें लगता है कि विशेष है क्योंकि वह बचा है? रशियन रूलेट का उदाहरण। एक आदमी 5 बार ट्रिगर दबाता है और जिंदा बचता है। हम उसे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन क्या आप छठी बार उसे फिर से खेलने देंगे? हम जो बच जाता है, उसे महानता दे देते हैं, लेकिन जो नहीं बचा, वो हमारे सवालों में भी नहीं आता। सर्वाइवरशिप बायस, द इम्प्रॉबेबल सर्वाइवर पैराडॉक्स। सर्वाइवरशिप बायस को उजागर करता है। हम केवल उन चीजों को देखते हैं जो बची है, और उन सबको भूल जाते हैं जो रास्ते में खो गए। हम केवल उन कहानियों को गाते हैं जो हमारे सामने होती है। कंक्लूजन, हम हर बचने को चमत्कार समझते हैं, लेकिन हर मरने को आंकड़ा। शायद सच्चाई न चमत्कार में है, न मौत में, बल्कि उस मौन में जिसे हम कभी नहीं गिनते। चैप्टर 53, द पैराडॉक्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस।
कल्पना कीजिए, आप एक नया कानून बनाते हैं। उद्देश्य नोबल है, मंशा साफ, जैसे गरीबों को सस्ता अनाज दो या सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगाओ। लेकिन कुछ महीनों बाद आप देखते हैं कि किसान बर्बाद हो गए, बच्चे तनाव में जीने लगे। जो आपने किया वो असर लाया, लेकिन वो असर वैसा नहीं था जैसा सोचा था। यही है द पैराडॉक्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस। हर क्रिया का परिणाम वैसा नहीं होता जैसा उसका उद्देश्य था। कभी कभी उद्देश्य और परिणाम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि समाज और मनुष्य की जटिलता किसी सीधी रेखा में नहीं चलती। आप एक पत्ता हिलाते हैं, हवा एक पेड़ गिरा देती है। एक छोटा बदलाव हजारों नतीजों को जन्म दे सकता है। फीडबैक लूप्स, उदाहरण के लिए, ई मुफ्त चीजें अक्सर डिपेंडेंसी बढ़ा देती है। सुरक्षा देने की कोशिश प्राइवेसी खत्म कर देती है। अधिकार देने से लोग जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। निष्कर्ष, द अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस सिखाता है कि नियत हमेशा परिणाम को नियंत्रित नहीं करती। कभी कभी हम अच्छाई बोते हैं और अनजाने में त्रासदी काटते हैं। चैप्टर 54, द पैराडॉक्स ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जरा सोचिए, आप हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा खाओ, पढ़ो, ध्यान करो, सोचना बंद करो। आप हर चीज ट्रैक करते हैं, स्टेप्स, मूड, कैलोरीज, स्लीप, प्रोग्रेस। पर एक दिन आप थक जाते हो और सोचते हो, क्या मैं वाकई बेहतर हो रहा हूं या सिर्फ बेहतर बनने का दिखावा कर रहा हूं? सच है द पैराडॉक्स ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे ही आप बेहतर बनने की यात्रा शुरू करते हैं, आप खुद को अधूरा मानने लगते हैं। आप खुद को उसी मानक से नापते हो जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ऑलवेज बिकमिंग, नेवर बीइंग। सेल्फ हेल्प कहती है नेवर सेटल, पर इसका मतलब यह भी है कि तुम कभी काफी नहीं हो। आप अंदर से हॉलो हो जाते हैं, क्योंकि जो भी माइलस्टोन है वो अगले दिन खो जाता है। ऑप्टिमाइजेशन बर्नआउट। अपने आप को ऑप्टिमाइज करते करते आप एक मशीन बन जाते हैं जो सांस नहीं लेती, बस कंपेयर करती है। निष्कर्ष, द सेल्फ इंप्रूवमेंट पैराडॉक्स कहता है, जब आप खुद को लगातार सुधारते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को अस्वीकार कर रहे होते हो। शायद सच्चा सुधार है अपने अधूरेपन को अपनाना। चैप्टर 55, द पैराडॉक्स ऑफ द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आप एक गेम खेलते हैं, डीज फेंकते हैं। कोई आपको कहता है, जोर से फेंको, नंबर अच्छा आएगा। आप फेंकते हैं और सच में 6 आता है। आप सोचते हो, मैंने कुछ किया, लेकिन क्या किया? यही है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम मानते हैं कि हम नियंत्रित कर रहे हैं, जबकि हम केवल घटनाओं के साक्षी हैं। हमारे पास विकल्प थे, लेकिन शायद विकल्प भी हमारे अंदर नहीं, हमारे आसपास थे। लाइफ एंड रैंडमनेस। हम मानते हैं कि अगर हम मेहनत करें तो फल मिलेगा, पर क्या हर मेहनत करने वाला सफल होता है? और क्या हर सफल व्यक्ति मेहनती था? सुपरस्टिशन एंड साइकोलॉजी। कई बार खिलाड़ी एक खास जर्सी पहनते हैं, कुछ लोग लकी नंबर मानते हैं। हम कंट्रोल की भावना चाहते हैं, चाहे वो एक भ्रम ही क्यों ना हो। निष्कर्ष, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल हमें याद दिलाता है, कभी कभी हम अपने जीवन के निर्माता नहीं, बल्कि उसके अनुभवकर्ता मात्र होते हैं। और शायद सच्चा शांति वही है जहां हम नियंत्रण छोड़ना सीखें। चैप्टर 56, द पैराडॉक्स ऑफ एजेंसी एंड स्ट्रक्चर। कल्पना कीजिए, आप अपने निर्णय खुद लेते हैं। आपने चुना क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, किससे बात करनी है। आप स्वतंत्र हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपकी पसंदें उसी समाज ने बनाई हो जिससे आप मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप सच में आजाद हैं? यही है द पैराडॉक्स ऑफ एजेंसी एंड स्ट्रक्चर। अगर समाज ने आपकी सोच बनाई है, तो क्या आप उस सोच से अलग सोच सकते हैं? आपके निर्णय क्या वाकई आपके हैं या वो समाज के नक्शे पर चलते संकेत हैं? स्ट्रक्चर बनाता है सोच। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, किसे अच्छा या बुरा मानते हैं, किस बात पर शर्म आती है, इन सब का निर्माण आपके जन्म से पहले ही समाज कर चुका होता है। और फिर आप सोचते हैं कि आप अपनी मर्जी से सोचते हैं। एजेंसी या इल्यूजन। जब आप किसी नॉर्म को तोड़ते हैं, तब भी आप उसी नॉर्म को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, जैसे एक रिबेल जो यूनिफॉर्म पहनकर प्रोटेस्ट करता है। निष्कर्ष, द एजेंसी स्ट्रक्चर पैराडॉक्स बताता है कि
हमारा मैं भी शायद एक सामाजिक निर्माण है। शायद हमारे निर्णय हमारे नहीं, बल्कि वो भूमिका है जो समाज ने हमारे लिए लिखी है। चैप्टर 57, द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। कल्पना कीजिए, आप एक समाज बनाते हैं जो सबको स्वीकार करता है, हर मत, हर विचार, हर जीवन शैली। लेकिन एक दिन कोई आता है जो कहता है, अब मुझे उन लोगों से नफरत है जो अलग सोचते हैं। अब आप क्या करेंगे? उसे भी स्वीकार करें या उसके खिलाफ खड़े हो? यही है द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। अगर आप हर चीज को सहते हैं, तो आप उन विचारों को भी जगह देते हैं जो असहिष्णुता फैलाते हैं, और वो असहिष्णुता धीरे धीरे पूरी सहनशीलता को खत्म कर देती है। कार्ल पॉपर का सिद्धांत, एक सहिष्णु समाज तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक वह असहिष्णुता के खिलाफ असहिष्णु है। यानी सहिष्णुता की रक्षा के लिए कभी कभी आपको असहिष्णु बनना पड़ता है। नैतिक द्वंद्व, अगर आप उसे बोलने से रोकते हैं तो आप खुद असहिष्णु हो जाते हैं। अगर आप नहीं रोकते तो वह आपकी आजादी को खत्म कर देता है। निष्कर्ष, द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस हमें यह सिखाता है कि अच्छाई को बचाने के लिए कभी कभी बुराई को रोका जाना जरूरी होता है, और सहनशीलता कोई खुला दरवाजा नहीं, बल्कि एक सीमित चौखट है। चैप्टर 58, द पैराडॉक्स ऑफ ऑमनिपोटेंस। कल्पना कीजिए, एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। तो क्या वो ऐसा पत्थर बना सकती है जिसे वो खुद भी ना उठा सके? अगर हां, तो वह उसे उठा नहीं सकती। अगर नहीं, तो वह सब कुछ कर नहीं सकती। तो क्या वह सर्वशक्तिमान है? यही है द ऑमनीपोटेंस पैराडॉक्स। अगर आप सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या आप खुद को सीमित भी कर सकते हैं? और अगर आप खुद को सीमित नहीं कर सकते, तो क्या आप सच में सब कुछ कर सकते हैं? कम तर्क की सीमा। यह विरोधाभास हमें दिखाता है कि एब्सोल्यूट पावर भी तर्क के घेरे में फंस जाता है। लॉजिक और पावर हमेशा एक ही नियम नहीं मानते। क्या भगवान विरोधाभासी काम कर सकता है? क्या वह एक गोल त्रिभुज बना सकता है? क्या वह एक सच्चा झूठ बोल सकता है? निष्कर्ष, दी ऑमनिपोटेंस पैराडॉक्स ये कहता है कि सब कुछ कर पाना शायद संभव नहीं, क्योंकि सब कुछ में वो भी शामिल है जो खुद के खिलाफ जाता है। शायद सच्ची शक्ति वो नहीं जो सब कुछ कर सके, बल्कि वो जो तय कर सके कि क्या करना मुमकिन है। चैप्टर 59, द पैराडॉक्स ऑफ फिक्शन। कल्पना कीजिए, आप एक कहानी पढ़ते हैं किसी ऐसे किरदार की जो असली नहीं है, फिर भी आप रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं। आप जानते हैं कि वो फिक्शन है, फिर भी आपकी भावनाएं असली होती है। तो सवाल ये है, क्या हम झूठ से सच्चाई महसूस कर सकते हैं? यही है द पैराडॉक्स ऑफ फिक्शन। हमें ऐसे किरदारों से भावनात्मक जुड़ाव होता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम कल्पना पर वास्तविक संवेदना महसूस करते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि हैरी पॉटर नहीं है, फिर भी उसकी मृत्यु हमें चुभती है। हम जानते हैं कि जोकर बस एक चरित्र है, फिर भी उसकी हंसी हमें बेचैन कर देती है। क्या यह भावनाएं झूठी है? नहीं, हमारी भावनाएं सच्ची होती है, चाहे उनकी वजह काल्पनिक हो। जैसे सपना, आप जानते हैं कि वो सपना था, फिर भी आप पसीने में भीग कर उठते हैं। निष्कर्ष, द पैराडॉक्स ऑफ फिक्शन हमें सिखाता है कि कल्पना भी सच्चाई को छू सकती है। शायद हम कहानी नहीं जीते, पर कहानी हमें जीती है। चैप्टर 60, द पैराडॉक्स ऑफ हीडनिज्म। कल्पना कीजिए, आपका उद्देश्य है खुश रहना। तो आप वो खाते हैं जो अच्छा लगे, वो सुनते हैं जो सुकून दे, उन पलों में रहते हैं जो आपको खुश करे। लेकिन एक दिन आप महसूस करते हैं, जितनी कोशिश करता हूं उतना ही खाली लगता हूं। यही है द पैराडॉक्स ऑफ हीडनिज्म। जब आप खुशी को सीधे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो और दूर चली जाती है। खुशी एक लक्ष्य नहीं, वो एक बाय प्रोडक्ट है। विक्टर फ्रैंकल का सुझाव, हमें खुशी नहीं खोजनी चाहिए, हमें अर्थ खोजना चाहिए। खुशी खुद मिल जाएगी। प्लेजर वर्सेस मीनिंग। प्लेजर मोमेंट्री होता है, पर अर्थ गहरा होता है। जब आप खुश होने की इच्छा छोड़ देते हैं, तो आप असल में शांत हो जाते हैं। कंक्लूजन, द हेडोनिज्म पैराडॉक्स कहता है, खुशी एक परछाई है जिसे आप तभी छू सकते हैं जब आप उसकी ओर नहीं दौड़ते। चैप्टर 61, द पैराडॉक्स ऑफ द हीप। कल्पना कीजिए,
आपके सामने रेत का एक ढेर है। आप एक एक करके दाने हटाते हैं। एक दाना गया, अभी भी ढेर है। फिर एक और, फिर एक और। एक समय ऐसा आता है जब बस एक दाना बचता है। अब सवाल उठता है, कब वह ढेर ढेर नहीं रहा? यही है सोरिट्स पैराडॉक्स। छोटे छोटे परिवर्तन जब जुड़ते हैं तो एक बड़ा बदलाव बना देते हैं, बिना किसी स्पष्ट सीमा के। यह हर जगह लागू होता है। बूढ़ा होना, रिश्तों का टूटना, आत्मा की थकावट, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है। लेकिन हमें तब पता चलता है जब सब कुछ बदल चुका होता है। ग्रेजुअल इरोजन। हम बदलाव महसूस नहीं करते क्योंकि वो धीरे धीरे आता है, और इसी धीमेपन में छिपा होता है हमारा भ्रम, और कभी कभी हमारी बर्बादी। कंक्लूजन। सोरिट्स पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि पहचान, मात्रा और सीमा सिर्फ मानसिक निर्माण है। कभी कभी एक दाना भी पूरी कहानी बदल देता है। चैप्टर 62, द पैराडॉक्स ऑफ ट्रेजेडी। कल्पना कीजिए, आप थिएटर में बैठे हैं। स्टेज पर एक किरदार मरता है। पूरा हाल खामोश हो जाता है। फिर ताली बजती है। आप जानते हैं कि वह मरना नकली था, पर आपकी आंखों में नमी है। क्यों? यही है द पैराडॉक्स ऑफ ट्रेजेडी। हम दुख से बचते हैं, पर दुख की कहानी हमें आकर्षित करती है। हम त्रासदी से डरते हैं, फिर भी उसे देखते हैं, सुनते हैं और उसमें कुछ महसूस करते हैं। एरिस्टोटल का उत्तर, ट्रेजेडी हमें कैथारसिस देती है, एक मानसिक शुद्धि। जब हम दूसरों का दर्द महसूस करते हैं तो शायद हम अपने दर्द को भी छू लेते हैं। प्लेजर इन पेन। क्या दुख को महसूस करना भी एक सुख है? शायद इसलिए हम दुखी गाने सुनते हैं, उदास फिल्में देखते हैं, क्योंकि वो कृत्रिम दुख होता है जो हमें भीतर से साफ करता है। निष्कर्ष। द ट्रेजेडी पैराडॉक्स हमें बताता है कि इंसान सिर्फ खुशी का प्राणी नहीं है। हम अर्थ के लिए भी रोते हैं, और शायद कभी कभी आंसू हमें ठीक कर जाते हैं जिसे हंसी नहीं कर पाती। चैप्टर 63, द पैराडॉक्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग। एक अपराधी को सजा सुनाई जाती है। तुम्हें अगले सप्ताह फांसी दी जाएगी, लेकिन दिन का तुम्हें पहले से नहीं बताया जाएगा। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। अपराधी सोचता है, अगर शुक्रवार तक फांसी नहीं हुई तो मुझे गुरुवार रात को पता चल जाएगा। फिर वो सरप्राइज कैसे हुआ? वह लॉजिक लगाता है और खुद को समझाता है कि मुझे फांसी नहीं होगी। लेकिन बुधवार की सुबह उसे फांसी दी जाती है और वह सच में चौंक जाता है। यही है द पैराडॉक्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग। अगर कोई सरप्राइज पहले से अनुमानित हो जाए तो वो सरप्राइज नहीं रहा। लेकिन अगर अनुमान करना असंभव है तो उसे पूरा करना असंभव लगता है। सेल्फ डिफीटिंग लॉजिक। यह विरोधाभास हमारे तर्क और अनिश्चितता के बीच की खाई दिखाता है। हम तर्क से सब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें तर्क से बचने के लिए ही बनाई गई है। निष्कर्ष। द अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग हमें सिखाता है कि सब कुछ जानना संभव नहीं। कभी कभी अज्ञात ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। चैप्टर 64, द पैराडॉक्स ऑफ द सेल्फ रेफरेंस। कल्पना कीजिए, एक वाक्य लिखा है। यह वाक्य झूठ है। अब सोचिए, अगर यह वाक्य सच है तो वह कह रहा है कि वह झूठ है, तो वो झूठ हुआ। लेकिन अगर वह झूठ है तो वह कह रहा है कि वह झूठ है, तो वो सच हुआ। यही है द सेल्फ रेफरेंस पैराडॉक्स। जब कोई कथन खुद को संदर्भित करता है तो वो सत्य और असत्य के बीच अटक जाता है। लायर पैराडॉक्स का विस्तार। यह विरोधाभास सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि हमारे तर्क के ढांचे को भी चुनौती देता है। क्या एक सिस्टम खुद को परिभाषित कर सकता है? क्या हम खुद को पूरी तरह समझ सकते हैं? मेटा थिंकिंग। सेल्फ रेफरेंस वो दर्पण है जो खुद को ही दिखाने की कोशिश करता है और फिर टूट जाता है। निष्कर्ष। द सेल्फ रेफरेंस पैराडॉक्स हमें बताता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सवाल बनने से ही मिट जाता है, और शायद हर उत्तर के पीछे एक और गूंजता हुआ सवाल होता है। चैप्टर 65, द पैराडॉक्स ऑफ द प्रेफेस। कल्पना कीजिए, आपने एक किताब लिखी, सैकड़ों पन्ने, गहराई से रिसर्च की हुई बातें, हर तथ्य की पुष्टि, हर तर्क का जवाब। लेकिन फिर प्रेफेस में आप लिखते हैं, इस किताब में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। आप ये मानते हैं कि सब सही लिखा है, और साथ ही ये भी कि कहीं कुछ गलत हो सकता है।
तो क्या आप विरोधाभास में जी रहे हैं? यही है द प्रेफेस पैराडॉक्स। हम किसी संपूर्ण विश्वास के साथ कुछ कह सकते हैं, जबकि हम मानते हैं कि हमारी किसी न किसी बात में त्रुटि हो सकती है। हम विश्वास और संदेह को एक साथ जीते हैं। रैशनैलिटी का एक छुपा सच। कोई भी लेखक, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी दार्शनिक जानता है कि इंसान पूर्ण नहीं है। इसलिए आप सबूतों के साथ कुछ कहते हैं और फिर भी ये मानते हैं कि गलती संभव है। एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी, यह विरोधाभास हमें सिखाता है। ज्ञानी वही है जो जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। निष्कर्ष, द प्रेफेस पैराडॉक्स कहता है कि सच्चे विश्वास में संदेह की गुंजाइश होती है, और शायद जिस ज्ञान में संदेह नहीं, वह ज्ञान नहीं, अहंकार है। चैप्टर 66, द लॉटरी पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, लाखों लोग एक लॉटरी में हिस्सा लेते हैं। आप हर टिकट के बारे में सोचते हैं, यह नहीं जीतेगा, और आप हर बार सही होते हैं। लेकिन फिर कोई एक जीत जाता है। अब सवाल यह है, क्या हर व्यक्तिगत विश्वास ठीक था, जबकि समष्टि में वे गलत निकले? यही है द लॉटरी पैराडॉक्स। हर एक विश्वास इंडिविजुअली रेशनल हो सकता है, लेकिन एक साथ वे कलेक्टिव रूप से इरेशनल हो जाते हैं। रैशनल बिलीफ वर्सेस लॉजिकल कंसिस्टेंसी। आप हर टिकट पर सही हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी नहीं जीतेगा। फिर भी यही तो आप सोच रहे थे। ये रोजमर्रा की सोच में कैसे दिखता है? हर उम्मीदवार जीतेगा नहीं, हर कंपनी सफल नहीं होगी, हर सपना सच्चा नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई तो होगा। निष्कर्ष, द लॉटरी पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि कभी कभी बहुत सारे छोटे सच मिलकर एक बड़ा झूठ बन सकते हैं। चैप्टर 67, द पैराडॉक्स ऑफ द हीप। अब कल्पना कीजिए, हम वापस उसी ढेर पर आते हैं, रेत का ढेर। लेकिन इस बार आपके पास वह आखिरी दाना है। आप जानते हैं कि एक दाना ढेर नहीं होता, और आप जानते हैं कि 1000 दाने मिलकर ढेर बनते हैं। लेकिन कब वह 1 से 1000 हुआ? यही है द सोराइट्स पैराडॉक्स रिविजिटेड। बदलाव धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते। पहचान की सीमा। आप कब बच्चे से बड़े हो गए? कब प्यार आदत में बदल गया? कब आत्मा थक गई? कभी एक दिन में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, रेत के दानों की तरह। मोरल स्लो फेड। बुराई भी ऐसे ही आती है। एक छोटा झूठ, एक समझौता, एक चुप्पी, और फिर आप पहचान नहीं पाते कि आप कब बदल गए। निष्कर्ष, द रिविजिटेड हीप पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि सीमा हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कभी कभी आप सब कुछ खो देते हैं, बिना यह जाने कि आपने क्या खोया। चैप्टर 68, द पैराडॉक्स ऑफ नोएबिलिटी। कल्पना कीजिए, आप किसी पुस्तक में पढ़ते हैं, हर सच्चाई को कभी ना कभी जाना जा सकता है। आप मानते हैं कि अगर कोई बात सच है तो उसे जाना जा सकता है। लेकिन फिर कोई पूछता है, क्या यह बात भी जानी जा सकती है कि कुछ बातें कभी नहीं जानी जाएंगी? यही है द पैराडॉक्स ऑफ नोएबिलिटी। अगर हर सत्य जाना जा सकता है, तो इसका मतलब है कि हर अज्ञात कभी ना कभी ज्ञात होगा। पर अगर कोई सत्य ऐसा है जो कभी जाना ही नहीं जा सकता, तो वह भी सत्य हुआ। पर अज्ञे, द लॉजिकल ट्विस्ट। मान लो कोई सत्य ऐसा है जो कोई नहीं जानता और जान ही नहीं सकता, तो क्या वह सत्य कहलाएगा या सिर्फ एक अनुमान? अननोन ट्रूथ्स। क्या ब्रह्मांड की कोई परत ऐसी है जिसे हम कभी ना देख सके? क्या कुछ अनुभव ऐसे हैं जो केवल अनुभव किए जा सकते हैं पर बताए नहीं जा सकते? निष्कर्ष, द नोएबिलिटी पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि सब कुछ जान लेने की कल्पना खुद में एक भ्रम हो सकती है। शायद कुछ सच सिर्फ मौन में रहते हैं। चैप्टर 69, द पैराडॉक्स ऑफ द एरो, ज़ीनोस एरो। कल्पना कीजिए, एक तीर हवा में उड़ रहा है। अब उस तीर को एक पल में फ्रीज कर दें। उस क्षण में तीर रुका हुआ दिखता है। हर क्षण में वह स्थिर है। तो फिर कैसे वह आगे बढ़ा? यही है ज़ीनोस एरो पैराडॉक्स। अगर हर एक क्षण में तीर स्थिर है, तो गति कहां से आई? टाइम एंड मोशन। ज़ीनो ने प्रश्न उठाया, अगर समय पलों में बटा है, तो क्या गति का अस्तित्व है? अगर हर पल रुका हुआ है, तो जुड़कर वो गति कैसे बनाते हैं? मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। साइंस कहती है गति एक प्रक्रिया है,
ना कि एक स्थिति। पर फिर भी हमारा मस्तिष्क उसे चित्रों की तरह अनुभव करता है। निष्कर्ष, द एरो पैराडॉक्स हमें बताता है कि जो हमें लगता है हमेशा वही है नहीं होता। शायद समय और गति, आभास से ज्यादा कुछ नहीं। चैप्टर 70, द पैराडॉक्स ऑफ द सेल्फ। सोचिए, आप 10 साल पहले के अपने बारे में सोचते हैं। वो व्यक्ति क्या आप हैं? शायद कुछ बातें वैसी ही है, चेहरा, नाम, यादें। पर बहुत कुछ बदल गया है। सोच, आदतें, चाहतें, डर। तो सवाल उठता है, आप कौन है? क्या आप वही हैं जो आप थे? यही है द पैराडॉक्स ऑफ द सेल्फ। अगर हर चीज बदलती रहती है तो स्व कहाँ है? आपका शरीर, दिमाग, स्मृति सब बदलते हैं। फिर भी आप कहते हैं, मैं। द इल्यूजन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आप हर क्षण एक नया आप बन रहे हैं। फिर भी आपका एहसास कहता है कि आप वही हैं। शायद स्व कोई निश्चित वस्तु नहीं, बल्कि एक कहानी है जो आप खुद को सुनाते हैं। निष्कर्ष, द सेल्फ पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि मैं कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है। और शायद हम जो हैं वो कभी भी पूरी तरह से स्थायी नहीं था। चैप्टर 71, द पैराडॉक्स ऑफ मेमोरी। कल्पना कीजिए, आप एक पुरानी तस्वीर देखते हैं। एक चेहरा मुस्कुरा रहा है, एक बच्चा जो आप थे। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपको वो दिन याद है। लेकिन फिर कोई सवाल पूछता है, क्या आपको वो दिन सच में याद है, या आप उस तस्वीर को याद कर रहे हैं? यही है द मेमोरी पैराडॉक्स। हम जिन चीजों को याद कहते हैं, क्या वो असल में हमारी अपनी यादें हैं, या बार बार दोहराए गए चित्र, बातें और कल्पनाएं? हर बार जब हम किसी पल को याद करते हैं, हम उसे फिर से बनाते हैं, थोड़ा बदलकर, थोड़ा रंगकर। स्मृति, पुनर्निर्माण, ना कि रिकॉर्डिंग। मेमोरी कोई हार्ड ड्राइव नहीं, बल्कि एक पेंटर है जो हर बार ब्रश से नए रंग भर देता है। फॉल्स मेमोरीज। साइकोलॉजी बताती है, हम ऐसी चीजें भी याद कर सकते हैं जो कभी हुई ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम याद कर रहे हैं, पर हम कल्पना कर रहे होते हैं। निष्कर्ष, द मेमोरी पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि हमारी पहचान का बहुत हिस्सा हमारी यादों पर बना है। और अगर यादें बदली जा सकती है, तो क्या मैं भी बदला जा सकता है? चैप्टर 72, द पैराडॉक्स ऑफ इंक्वायरी। मान लीजिए, आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि उस सवाल का जवाब क्या है, तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? और अगर आप जानते हैं, तो फिर खोजने की जरूरत क्या? यही है मैनोस पैराडॉक्स। आप वही खोज सकते हैं जिसे आप जानते हैं, या फिर आप नहीं जान सकते कि क्या खोज रहे हैं। तो फिर ज्ञान की शुरुआत कैसे होती है? प्लेटो का उत्तर। प्लेटो कहता है, ज्ञान हमारे अंदर पहले से होता है, खोज उसे बस याद करने की प्रक्रिया है। रिकलेक्शन, जैसे कोई सपना जिसे आप धीरे धीरे जाग कर समझते हैं। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, शायद इंक्वायरी का अर्थ खोजना नहीं, बल्कि सुनना है। हम खोजते हैं नक्शे के बिना, लेकिन दिशा भीतर होती है। निष्कर्ष, मेनोस पैराडॉक्स हमें बताता है कि ज्ञान केवल बाहर की चीज नहीं, बल्कि एक अंदर की पुकार है। और कभी कभी खोजने की शुरुआत होती है स्वीकार करने से कि आप नहीं जानते। चैप्टर 73, द पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसके 10 दरवाजे खुले हैं। आप उनमें से कोई भी दरवाजा चुन सकते हैं। आपको आजादी है, लेकिन आप उलझ जाते हैं। कौन सा रास्ता सही है? क्या मैं बाद में पछताऊंगा? क्या हर रास्ता मुझे अलग बना देगा? यही है द पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। जितना ज्यादा विकल्प, उतना ज्यादा उलझाव। हम सोचते हैं कि आजादी हमें मुक्त करेगी, पर कभी कभी अत्यधिक विकल्प हमें पंगु बना देते हैं। फ्रीडम वर्सेस डायरेक्शन। एक बच्चा जब झूले पर होता है, वो सीमाओं में झूलता है और हंसता है। पर वही बच्चा अगर अनंत मैदान में अकेला छोड़ दिया जाए, तो खो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉइस। आज की दुनिया में हर चीज चुनने को कहा जाता है। कैरियर चुनो, रिश्ते चुनो, विचार चुनो, पहचान चुनो। लेकिन कोई नहीं बताता कि इतना कुछ चुनना कितना भारी हो सकता है। निष्कर्ष, द फ्रीडम पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि आजादी तभी सुंदर होती है जब उसमें दिशा हो, और शायद
सब कुछ चुन पाने की क्षमता आपको वही बना देती है जिसे आप पहचान ही नहीं पाते। चैप्टर 74, द पैराडॉक्स ऑफ लैंग्वेज। कल्पना कीजिए, आप किसी भावना को शब्दों में कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे कहते हैं वो अधूरी लगती है। शब्द छोटे पड़ जाते हैं और जो आप कह रहे हैं शायद वो सुनाई नहीं देता। यही है द पैराडॉक्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, लेकिन कभी कभी वो सबसे बड़ा अवरोध भी बन जाती है। जो आप महसूस करते हैं वो शब्दों में ढलते ही कुछ और बन जाता है। भाषा के बाहर की बात। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं समाते। एक सपना, पहली प्रेम की अनुभूति, मृत्यु का भय, मौन में बहता संगीत, इन्फिनिट इंटरप्रिटेशन। एक ही वाक्य, मैं ठीक हूं, कभी राहत दे सकता है तो कभी डरा सकता है। भाषा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भाव की परछाई है। निष्कर्ष, द लैंग्वेज पैराडॉक्स कहता है कि हम जो बोलते हैं शायद वो कभी भी वो नहीं होता जो हम कहना चाहते हैं। शब्द से बाहर भी एक दुनिया है जहां सच अक्सर मौन होता है। चैप्टर 75, द पैराडॉक्स ऑफ परसेप्शन। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही चीज देखते हैं, एक मूर्ति, एक दृश्य, एक निर्णय। पर एक कहता है सुंदर और दूसरा भयावह। अब सवाल यह है, क्या वो चीज वाकई वैसी है या हमारी नजर वैसी बनाती है? यही है द परसेप्शन पैराडॉक्स। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को देख रहे हैं, जबकि हम शायद दुनिया को अपनी तरह से देख रहे हैं। सब्जेक्टिव फिल्टर्स। एक संगीत किसी को शांत करता है और किसी को रुला देता है। एक शब्द किसी के लिए मजाक होता है और किसी के लिए आघात। तो असली क्या है, वो चीज या वो अनुभव? ब्रेन एज इंटरप्रेटर। हमारी आंखें सिर्फ प्रकाश लेती है, पर दृश्य हमारा मस्तिष्क बनाता है। हम आंखों से नहीं, व्याख्या से देखते हैं। निष्कर्ष, द परसेप्शन पैराडॉक्स कहता है कि शायद हम कभी भी दुनिया जैसी है वैसी नहीं देख सकते। हम हर चीज को अपने भीतर के रंग से रंगते हैं। चैप्टर 76, द पैराडॉक्स ऑफ साइलेंस। अब कल्पना कीजिए, आप दो लोगों के बीच बैठते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता, फिर भी आप महसूस करते हैं दबाव, चिंता, अथाह गहराई। मौन बोल रहा है। यही है द साइलेंस पैराडॉक्स। मौन जो कुछ नहीं कहता वही सबसे ज्यादा कहता है। टाइप्स ऑफ साइलेंस। प्रेम का मौन, अपराध बोध का मौन, भय का मौन, शांति का मौन। हर मौन एक अलग भाषा है। फोर्स्ड स्पीच। कई बार हम चुप नहीं रह पाते क्योंकि मौन असहज करता है, लेकिन जो शब्द छुपा नहीं सकते वो मौन खोल देता है। निष्कर्ष, द साइलेंस पैराडॉक्स हमें बताता है कि भाषा की अनुपस्थिति कभी कभी सबसे सच्चा संवाद होती है, और शायद जो शब्द नहीं कह सके वो मौन चुपचाप कह जाता है। चैप्टर 77, द पैराडॉक्स ऑफ सिंप्लिसिटी। कल्पना कीजिए, आप कोई समस्या सुलझाना चाहते हैं। आप सोचते हैं शायद इसका उत्तर किसी जटिल सिद्धांत में छिपा है या किसी दुर्लभ सूत्र में, पर जवाब मिलता है एक साधारण वाक्य में। आप चौंकते हैं, क्या यह सच में इतना सरल था? यही है द सिंप्लिसिटी पैराडॉक्स। सच्चाई अक्सर सरल होती है, लेकिन हम उसे जटिल बनाए बिना स्वीकार नहीं कर पाते। कॉम्प्लेक्सिटी, इंटेलिजेंस। हम मानते हैं कि जो जितना जटिल है वो उतना बुद्धिमान है, पर कभी कभी सबसे जटिल चीज एक सहज मौन में छिपी होती है। ऑकम्स रेजर। यह सबसे सरल समाधान अक्सर सबसे सही होता है, पर हम उस सरलता पर भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सोच को सरलता पर विश्वास करने की आदत नहीं। निष्कर्ष, द सिंप्लिसिटी पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि कभी कभी गहराई कठिनाई में नहीं, सरलता की नम्रता में मिलती है, और शायद सच सबसे पहले मन में नहीं, दिल में उतरता है। चैप्टर 78, द पैराडॉक्स ऑफ द मिरर। सोचिए, आप आईने में देखते हैं, आपको एक चेहरा दिखता है, पर आप जानते हैं वो आप नहीं है, वो एक उलटा प्रतिबिंब है। अब सोचिए, क्या आप खुद को असल में देख सकते हैं, बिना किसी माध्यम, बिना किसी दर्पण? यही है द मिरर पैराडॉक्स। हम खुद को तभी देख पाते हैं जब हम खुद के सामने नहीं होते। हमें अपनी छवि देखने के लिए किसी और चीज की जरूरत होती है। आइडेंटिटी थ्रू रिफ्लेक्शन। आपको जानने के लिए दूसरे लोगों की आंखों की जरूरत होती है। अब मैं कौन हूं? अक्सर दूसरे मुझे कैसे देखते हैं से आता है। सिंबलिज्म ऑफ मिरर।
आईना सिर्फ रूप दिखाता है, रूप नहीं समझता। आप उसे जितना पास लाते हैं उतना ही कम असली लगते हैं। निष्कर्ष, द मिरर पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि आत्म पहचान सीधी नहीं होती। कभी कभी हमें खुद को समझने के लिए किसी और का चेहरा देखना पड़ता है। चैप्टर 79, द पैराडॉक्स ऑफ ट्रूथ। कल्पना कीजिए, तीन लोग एक घटना के बारे में बात कर रहे हैं। हर किसी की कहानी अलग है। एक कहता है यह सच है, दूसरा कहता है नहीं, वो सच है, तीसरा कहता है दोनों झूठ है। अब सवाल है, सच क्या है? यही है द ट्रूथ पैराडॉक्स। सच एक, लेकिन चेहरे अनेक। हर व्यक्ति अपनी नजर से देखता है, अपने अनुभव से गढ़ता है। पर्सपेक्टिव वर्सेस रियलिटी। क्या सच वही है जो हुआ, या सच वही है जो महसूस हुआ? एक ही घटना, किसी के लिए न्याय, किसी के लिए अन्याय। नीचे कहते हैं, ट्रूथ इज अ मोबाइल आर्मी ऑफ मेटाफोर्स। शायद सच कोई शाश्वत चीज नहीं, बल्कि एक सहमति है जो बदल सकती है। टीचिंग, द ट्रूथ पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि हर किसी का सच शायद आंशिक होता है, और संपूर्ण सच शायद मौन में छिपा होता है, बहस में नहीं। चैप्टर 80, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। कल्पना कीजिए, आपके सामने 100 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के पीछे कोई एक संभावित भविष्य है। अब इज्जत है, कोई भी चुन सकते हैं, और आप वही करते हैं, चुनते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक चुनते हैं, 99 दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं, क्या मैंने सही चुना? क्या बाकी में कुछ बेहतर था? यही है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जितना ज्यादा चुनने को मिलेगा, उतनी ज्यादा पछतावे की गुंजाइश बनती है। रिग्रेट मैकेनिज्म। चुनाव हमें सशक्त करते हैं, पर वे हमें सजा भी देते हैं। हर विकल्प जो आप नहीं चुनते, वह एक कल्पनात्मक जीवन बन जाता है जो कभी नहीं जी पाए। इन्फिनिट व्हाट इफ्स। क्या अगर मैंने उस रिश्ते को चुना होता, उस जॉब को ना छोड़ा होता, उस शहर में ना गया होता? ये व्हाट इफ्स धीरे धीरे हमारी वर्तमान शांति को खा जाते हैं। निष्कर्ष, द चॉइस पैराडॉक्स कहता है कि आजादी के साथ अकेलापन भी आता है, और हर चुनाव एक बलिदान न होता है। शायद हमें सीखना चाहिए चुनना और फिर स्वीकार करना। चैप्टर 81, द पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल रिविजिटेड। कल्पना कीजिए, आप किसी चीज को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहते हैं। अपना समय, अपनी भावनाएं, यहां तक कि अपने विचार। आप ध्यान करते हैं, ट्रैक करते हैं, हर भावना को मॉनिटर करते हैं। लेकिन फिर एक दिन आप थक जाते हैं। आपको लगता है कि नियंत्रण खुद एक पिंजरा बन गया है। यही है द कंट्रोल पैराडॉक्स रिविजिटेड। जितना अधिक आप चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं, उतना ही आप उनसे बंध जाते हैं। इल्यूजन ऑफ मास्टरी। हम सोचते हैं कि हम जीवन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कई बार जीवन हमें धीरे से गिरा देता है, वहां जहां हम लीस्ट प्रिपेयर्ड थे। माइक्रो कंट्रोल, ई मैक्रो स्ट्रेस। जब आप हर चीज को मापते हैं, नींद, कदम, सोच, आत्मा, तो आप इंसान नहीं रहते, एक मशीन बन जाते हैं जिसे इंसान चलाने की कोशिश कर रहा है। निष्कर्ष, द कंट्रोल पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा नियंत्रण छोड़ देने में होता है। शायद सच्चा संतुलन तब आता है जब हम नियंत्रण और स्वीकार्यता दोनों को साथ चलने देते हैं। चैप्टर 82, द पैराडॉक्स ऑफ द इन्फिनिट। कल्पना कीजिए, आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होती। हर बार जब आप ऊपर पहुंचते हैं, एक और सीढ़ी सामने होती है। आप थकते हैं, पर रुक नहीं पाते। यही है द पैराडॉक्स ऑफ द इन्फिनिट। अगर कुछ अनंत है, तो क्या वह कभी पूर्ण हो सकता है, या क्या हम हमेशा अधूरे रहेंगे? नेवर एंडिंग परस्यूट्स। और पैसा, और ज्ञान, और सफलता, और सुधार, अनंत लक्ष्य हमें आगे खींचते हैं, लेकिन हम कभी पहुंच नहीं पाते। सेटिस्फैक्शन वैनिशेस। जैसे जैसे हम पास आते हैं, लक्ष्य दूर खिसकता है। Infinity seduces us with the illusion of arrival, but never lets us rest. निष्कर्ष, The Infinite Paradox हमें याद दिलाता है कि हर आगे की दौड़ एक न खत्म होने वाला भ्रम भी हो सकती है। शायद कभी कभी कहीं ना जाना भी एक ठहराव में शांति बन सकता है। Chapter 83, The Paradox of Happiness। आप पूछते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूं, जबकि सब कुछ है, काम, दोस्त, आराम, समय। लेकिन वही सवाल
आपकी बेचैनी की जड़ बन जाता है। यही है द हैप्पीनेस पैराडॉक्स। जितना ज्यादा आप खुशी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही वह फिसलती जाती है। द चेस दैट हर्ट्स। हम सोचते हैं, जब मुझे वो मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, और जब वो मिलता है हम कोई नया लक्ष्य गढ़ लेते हैं। हैप्पीनेस एज बाय प्रोडक्ट। जैसे नींद को आप चाह कर नहीं ला सकते, वैसे ही खुशी भी केवल आती है जब आप उस का पीछा नहीं करते। निष्कर्ष, द हैप्पीनेस पैराडॉक्स कहता है कि खुशी को खो जाने की कोशिश ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। शायद खुशी पीछा करने में नहीं, स्वीकार करने में है।